खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। तहसीलदार पर भू माफियाओं की शरण में होने का आरोप लगा, निकाली रैली। कानून गो मृत्यु प्रकरण में ईमानदार कार्मिकों पर दबाव बनाने के भी लगाए आरोप। मालाखेड़ा तहसीलदार के खिलाफ मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। लग्जरी बस दिलाने के नाम पर की करीब 30 लाख की ठगी, अलवर के बस सर्विस संचालक ने कराई FIR। चोरों ने घर में घुसकर 2.5 लाख कैश और 10 लाख के जेवरों पर हाथ किया साफ। ओल्ड शालीमार में सामने आई वारदात। और बागवानी मिशन के फायदों से वंचित बने अलवर के काश्तकार, लॉटरी प्रक्रिया पर रोक सहित अनुदान नहीं मिलने से बनी मायूसी। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। मालाखेड़ा तहसीलदार पर कांग्रेस और भाजपा से जुड़े कुछ भू माफियाओं की शरण में होने और दबाव बनाने के कारण एक कानूनगो की मौत होने का आरोप लगाते हुए रैली निकाली गई। साथ ही तहसील में तालाबंदी की चेतावनी दी गई है। गौरतलब है कि मालाखेड़ा तहसील के कानूनगो पवन शर्मा की हाल ही में मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने तहसीलदार पर आरोप लगाए। अनेक कार्मिकों और संगठनों का भी आरोप है कि तहसीलदार मेघा मीणा लगातार सरकारी कर्मचारियों पर अवैध कार्यों का दबाव बना रही थी। इसी दबाव और मानसिक प्रताड़ना के चलते कानूनगो पवन शर्मा तनाव में आ गए और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित पटवारी और कानूनगो संगठनों ने बुधवार को भवानी तोप से रैली निकालते हुए मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि तहसीलदार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। प्रदेश महासचिव भूपत सिंह सहित तेज सिंह चौधरी के अनुसार तहसीलदार को तुरंत बर्खास्त नहीं करने पर मालाखेड़ा तहसील में तालाबंदी कर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने ADM को ज्ञापन भी सौंपा। उधर संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से निकली आक्रोश रैली में ब्राह्मण महासभा और इस समाज के कई संगठन भी शामिल थे। मैं तेज सिंह चौधरी एडवोकेट 2 बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ मालाखेड़ा का, और हमारा जो ये मुद्दा है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। तहसीलदार मालाखेड़ा की जो भ्रष्टाचार की गतिविधियां हैं वो इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि उनकी कार्यशैली से आमजन त्रस्त है, काश्तकार त्रस्त है। यहाँ तक कि हमारा वकील समुदाय, स्टाम्प बाइंडर, डीड राइटर सारे के सारे त्रस्त है। और उनकी भ्रष्टाचार की चरम सीमा, उनकी कार्यशैली इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी कानागो और पटवार संघ भी उनके विरोध में उतर चुके हैं और वो धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी दमनकारी नीति के कारण और इनके द्वारा जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा तहसीलदार ने जो कृत्य करवाए, गलत कृत्य कराए, उनके परिणाम स्वरूप एक कानागो है पवन शर्मा जी, उन्होंने उनका देहांत हो चुका है। वो इनकी कार्यशैली की, इनके दबाव की वजह से, इनके अत्याचार की वजह से हुआ है। मैं मीडिया माध्यमों के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि आप हमारी मदद करें, इसको ऊंचाई तक। एक मालाखेड़ा तहसीलदार के खिलाफ दिया जा रहा धरना है, जिसकी जांच हो चुकी और जांच हो रही है। कलेक्टर साहिबान ने रेवेन्यू बोर्ड को लिख दिया कि इसको बर्खास्त करना, नौकरी से इसको बर्खास्त करना ही उचित है। ये फील्ड की नौकरी करने लायक नहीं है। उसके बाद में भी आज तक कोई रेवेन्यू बोर्ड, 8 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई नहीं होती है, इसमें कांग्रेस बीजेपी के दोनों लोग इसके साथ हैं। जनता के साथ ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, दोनों ही पार्टियों के लोग तहसीलदार मेघा के साथ हैं। और जिसने इतना आतंक जो फैलाया है, उस आतंक के खिलाफ अब हम सरकारों को छोड़े खुद लड़ाई लड़ेंगे। जब तक इसको बर्खास्त नहीं करेंगे, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मालाखेड़ा तहसीलदार माधोगढ़ की एक जमीन के नामांतरण को लेकर विवादों में आई थी। नियम विरुद्ध नामांतरण के चलते कलेक्टर ने माधोगढ़ पटवारी को निलंबित कर दिया था। इसके बाद तहसीलदार ने अगले ही दिन नामांतरण को रद्द करने के आदेश दे दिए, जो पूर्व में उन्होंने खुद ही किया था। उधर गत रविवार को कानूनगो पवन शर्मा की कर्मचारी कॉलोनी स्थित मकान पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद मृतक की पत्नी हेमा ने आरोप लगाया कि उनके पति को प्रताड़ित कर बेवजह नोटिस दिया गया था। फिलहाल यह मामला तूल पकड़ गया है।
अलवर की मल्होत्रा बस सर्विस के संचालक विनीत मल्होत्रा से लग्जरी बस दिलाने के नाम पर 29,84,000 की ठगी कर ली गई। पीड़ित की शिकायत पर जांच आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज करवाया गया है। एफआईआर के अनुसार आरोपी हरबंश लाल ने खुद को एक एजेंट बताते हुए विनीत को एसी लग्जरी बस की फोटो दिखाई और कहा कि वह यह बस सिर्फ 32,85,000 में दिलवा सकता है। हरबंश लाल ने गुजरात निवासी बस मालिक विपिन भाई पटेल से संपर्क भी करवाया। विश्वास में आए विनीत मल्होत्रा ने पहले 50,000 नगद और 70,000 यूपीआई से दे दिए। वहीं 10,64,000 का बैंक ट्रांसफर सुंदरम फाइनेंस के नाम पर किया। इसके बाद 18 लाख नगद रुपए अलवर में आरोपी के प्रतिनिधि को दे दिए गए, लेकिन इसके बावजूद बस की डिलीवरी नहीं दी गई। पीड़ित ने बताया कि उन्हें एक टाइप किया हुआ अंग्रेजी का एग्रीमेंट दिया गया, लेकिन अब पता चला कि वह बस से संबंधित नहीं था। बाद में आरोपियों के फोन बंद आने लगे। उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ठगी गई रकम वापस दिलाने की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने लिखित रिपोर्ट लेकर थाने के चक्कर काटे तो सुनवाई नहीं हुई। बाद में रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई रिपोर्ट भी थाना कोतवाली ने लौटा दी। आखिरकार कोर्ट के हस्तक्षेप से मामला दर्ज हो पाया। अब एसआई कांता कुमारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सर, हमको एक बस की इच्छा थी, एसी बस बनाना चाहते थे हम, तो उसके लिए हमने हरबंस लाल अनेजा से बात करी थी। तो हरबंस लाल ने हमारे को 5-7 बसों की फ़ोटो भेजी थी। उसमें एक गाड़ी हमारे को पसंद आ गई थी जो 2023 मॉडल थी, और हरबंस लाल खत्री को हमने अपने पास ऑफिस में बुलाया और उसने हमारी बात करवाई विपिन भाई पटेल बस के मालिक से, और उन्होंने हमसे 36 लाख मांगे थे, जिसमें 32,85,000 में हमारा सौदा हो गया। और यहीं ऑफिस पे हमने 50,000 रुपये हरबंस लाल खत्री को दे दिए और सौदा पक्का हो गया। उन्होंने हमारे को भरूच बुलाया। हम 20 तारीख को भरूच पहुंच गए, 20 जून को, और वहाँ जा कर के उन्होंने हमें बस दिखाई। बस दिखा करके उन्होंने हमसे 70,000 रुपये आरटीओ ऑफिस के दलाल के में यूपीआई करवाने के लिए कहा, हमने डाल दिए। 10,64,200 रुपये सुंदरम फाइनेंस के खाते में डलवाए, जो बड़े भाई धर्मेंद्र मल्होत्रा जी से डलवा दिए, बैंक अकाउंट से, नेट बैंकिंग से, आईसीआईसी बैंक से। उसके बाद उन्होंने हमसे 18 लाख मांगे। हमने मना करा, 18 लाख रुपये हमारे पास नहीं है अभी। उन्होंने कहा हम 3 लाख रुपये छोड़ सकते हैं और बाकी हम आप अपनी गाड़ी को ले जाओ। उन्होंने हमसे एक एग्रीमेंट करवा दिया जिसमें 21 तारीख को हमको सबूतनामा दिखा दिया। उन्होंने कहा साहब हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी हमने कैसे तैसे करके पैसे का जुगाड़ करा, बड़े भाई साहब ने, धर्मेंद्र मल्होत्रा जी ने, और उन्होंने एक अपने परिचित का नंबर दिया और उनको ये बंदा हमारा वहीं खैरतल में रहता है और आपसे आके पैसे ले लेगा, इसको पैसे दे दो। और बड़े भाई साहब से 22 तारीख को मिलाया आकर के, और बड़े भाई साहब ने उनके बताए हुए एक बंदे मुकेश पटेल जी को नंबर पैसे दे दिए और 18 लाख रुपए। और वहीं अलवर में ओल्ड शालीमार स्थित डी ब्लॉक के एक फ्लैट में शातिरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखे करीब 8 से 9 तोला सोना, आधा किलो चांदी और लगभग 2.5 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित संजय यादव ने बताया कि वे नौगामा में क्रेशर संचालित करते और पिछले 7 दिनों से डेहरा शाहपुरा में थे, जहां उनके मामा का देहांत हो गया था। बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे जब वे घर लौटे तो देखा कि घर के मुख्य गेट की कुंडी टूटी हुई थी। अंदर जाकर अलमारी चेक की तो सारा सामान गायब मिला। जानकारी के अनुसार चोरों ने पास के एक अन्य फ्लैट के ताले तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। संजय यादव के फ्लैट में उन्हें सफलता मिली और वे लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में लगी है। सुबह पता चला, यहाँ पे आए थे, मैसेजर आए थे कि सामान लेने, तो फ्लैट पे, तो यहाँ पे ताला टूटा हुआ था। पड़ोसियों से पता चला, पड़ोसियों की कुंडी बाहर की लगी हुई थी। अंदर जाके देखा तो अलमारी सब कुछ खुला पड़ा था, लोकर वोकर टूटे हुए थे। हमने तुरंत पुलिस को फोन चोरी हुई है कुछ? इसमें सर सोने की चैन थी, इसमें कड़े थे और मिसेज की झुमकी थी और उसके चांदी के कड़े थे और बच्चों के कड़े थे, लगभग आधा किलो चांदी के आसपास, और कैश था 2.5 लाख प्लस। हाँ जी। कितने दिन से बाहर थे आप? सर हम 7 दिन से बाहर, 6-7 दिन। मामा जी एक्सपायर हो गए थे, उनके दिन चल रहे थे। शक है किसी को? अभी तो सर किसी को शक नहीं। अलवर में काश्तकारों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। सरकार की नीति और अनुदान वितरण की प्रक्रिया से काश्तकारों में भारी निराशा है। वहीं अलवर जिले से दो वन मंत्री और कृषि विभाग से प्रभारी मंत्री होने के बावजूद बागवानी के लिए बेहद
सीमित लक्ष्य दिया गया है। इस पर भी लॉटरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, जिससे किसान उद्यान विभाग से मायूस होकर लौट रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2025 में अलवर को सिर्फ 30,000 वर्ग मीटर का टारगेट मिला है। एक किसान को अधिकतम 2,000 वर्ग मीटर तक का ही अनुदान मिल सकता है। उपनिदेशक केएल मीणा के अनुसार इसमें 15,000 वर्ग मीटर सामान्य वर्ग, 10,000 वर्ग मीटर अनुसूचित जाति और 5,000 वर्ग मीटर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित है। पूरे टारगेट में से 50% पहले आओ पहले पाओ और शेष 50% लॉटरी के जरिए दिए जाने थे, लेकिन लॉटरी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगी हुई है। पहले आओ पहले पाओ में सामान्य वर्ग को 50 और एससी वर्ग को 75% अनुदान मिलना है, लेकिन मौजूदा टारगेट से सिर्फ 3 से 4 किसानों का ही चयन हो पाएगा, जबकि पिछले 2 वर्षों में 250 से अधिक आवेदन पहले ही लंबित है। NHM योजना अंतर्गत नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत जो किसान भाई प्रोटेक्शन कल्टीवेशन कर रहे हैं यानी संरक्षित खेती कर रहे हैं, उनके पॉली हाउस के 30,000 वर्ग मीटर के लक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 15,000 वर्ग मीटर का जनरल का और 10,000 ST का और 5,000 वर्ग मीटर SC का, ये हमको लक्ष्य प्राप्त हैं, जिनमें से 50% फीपो यानी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हमको किसानों को उपलब्ध करवाने हैं। और सेकंड जो है उसमें से 50% है वो हमको लॉटरी के द्वारा माननीय कलेक्टर जिला वो हमारे DSDS के अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में और हमारे जॉइंट डायरेक्टर भरतपुर की उपस्थिति में और डिप्टी डायरेक्टर मतलब कमेटी के अनुसार इनको हमको लॉटरी द्वारा किसानों को देना है। जो अभी अग्रिम आदेश जो लॉटरी द्वारा किसानों को देना है, अग्रिम आदेश में सरकार ने रोक लगाई हुई है। वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय किसानों को बागवानी के लिए प्रेरित किए जाने पर भी रुझान कम था। मौजूदा समय में किसान ग्रीन हाउस जैसी आधुनिक पद्धतियों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अनुदान और योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की इस दिशा में गंभीरता से विचार कर लक्ष्य बढ़ाने की जरूरत बनी हुई है। ऐसा होने पर ज्यादा से ज्यादा काश्तकार फायदा उठा सकेंगे। अलवर में मदनपुरी रोड पर 45 वर्षीय युवक की लाश मंगलवार शाम मिली है। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले इस व्यक्ति की पहचान भजीट निवासी सुखराम के रूप में हुई है, जो पेशे से मजदूर था। मंगलवार शाम वह अलवर शहर में काम खत्म कर अपने घर के लिए निकला था। जाने से पहले उसने अपने साथियों से तबीयत ठीक नहीं होने की बात भी कही थी। बाद में मदनपुरी रोड के पास शाम करीब 7 बजे सुखराम एक पेड़ के नीचे मिला और जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। वहीं मौत के कारणों को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये सुखराम सुबह क्या है घर वालों से कह के कंपनी में गया था, मजदूरी करता है। पिताजी पूर्व में ही गुजर गए इनके। फिर क्या है कि 2 बजे इनके परिवार को फोन किया था कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा, मैं घर आ रहा हूँ। उसके बाद में जो सूचना मिली घर वालों को शाम को इसके भूगोल रेलवे अंडरपास के पास कि हम मृत हालत में संदिग्ध अवस्था में इसकी डेड बॉडी मिली। इसके परिवार में थोड़ा शोक का दुख दर्द हुआ। फिर वो बच्चा आया इनका, उसके बाद पुलिस को सूचना दी है। कितने बजे वाला था ये शाम को 7-8 के बीच में है। थाना उस एरिया में सदर लगता है। ये ग्राम भजीट के निवासी है। तेल की कढ़ाई और गर्म दूध में गिरकर 2 मासूम झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पहली घटना अलवर शहर के स्कीम नंबर 3 की है, जहां की निवासी रेखा की 2 वर्षीय बेटी बंदिका घर में खेल रही थी। इसी दौरान दूसरे बच्चे के धक्के से वह गर्म तेल की कढ़ाई में गिरकर बुरी तरह झुलस गई। बंदिका मूल रूप से भरतपुर जिले के डी क्षेत्र की रहने वाली और अपने माता पिता के साथ स्कीम 3 में रह रही है। एक अन्य घटना में तिजारा थाना क्षेत्र के मल्हेर गांव में जयद नामक एक मासूम बच्चा गर्म दूध से झुलस गया। उसे तिजारा से जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में लाया गया है। डॉक्टर के अनुसार बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है। ये दूध से जला है। कैसे जला? वो पतीला वो गैस से उतार के रख दिया था, उसमें ठुकरा गए तो फिर इसके ऊपर उस पे ही जा पड़ा है बच्चा। कितनी उम्र बच्ची की? 2.5 साल। कहाँ के निवासी हो? मालहीट से, जाट मालहीट तिजारा के पास में। 2 साल। कहाँ के निवासी हो आप?
रहने वाले तो ठीक के हैं, पर अलवर में किराए पर रह रही रूम लेके। अलवर में कहाँ रहते हो? स्कीम 3। क्या घटना हुई है? सब्जी में गिर गई कढ़ाई में। कैसे गिर गई? बच्ची ने धक्का दे दिया। खेलते टाइम वैसे ही खेल रहे हैं आपसे में सिलेंडर के पास खड़ी तो उसमें। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले के विद्यालयों में चित्रकारी, रंगोली एवं तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशन में 15 अगस्त तक गतिविधियां हो रही हैं। डीईओ मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा महेश मेहता ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत झिरी, सिली बावड़ी, अजबगढ़, आगर, दुहार, चौगान, क्यारा और अंगारी सीनियर स्कूल सहित महात्मा गांधी विद्यालय जहानपुर आदि में आयोजन हुए। इस दौरान शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों का सहयोग रहा। भजीट में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 41 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था और अस्पताल निर्माण शुरू करने के लिए स्थानीय ग्रामवासी जिला प्रमुख बलवीर सिंह से मिले हैं। इसके बाद जिला प्रमुख ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को तुरंत प्रभाव से निर्माण शुरू कराए जाने के लिए कहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस अस्पताल की जमीन पर बारिश के कारण पानी जमा हो गया और गड्ढे बन गए हैं। फिलहाल इसे ग्रामीणों द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अस्पताल के लिए ग्रामीणों ने काफी संघर्ष के बाद बजट आवंटन कराया है। वहीं जिला प्रमुख के आश्वासन के बाद ग्रामीणों को अस्पताल निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद बंधी है। स्वास्थ्य केंद्र की जमीन बिल्डिंग के लिए आए थे और उसके लिए मैंने मीणा जी से बात होगी, वर्मा जी से बात होगी, अब पानी CMHO साहब से बात होगी। अब पानी की निकालो, उसकी व्यवस्था करो, उसके बाद बिल्डिंग का काम चालू होगा। हमारी पंचायत का पट्टा गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट कर दिया गया है। हमारी पंचायत का बजट CMHO और NRHM के अधिकारी आपसी मिली भगत करके किसी सराय गांव में ट्रांसफ़र कर रहे थे, क्योंकि इनको ये बजट है जो 31 मार्च से पहले जो इनको एडजस्ट करना था। बजट गांव में नहीं थे, ये अधिकारी गए और नहीं इन्होंने सरपंच को बताया। इन्होंने गांव वालों का सहयोग नहीं ले रहे, जबकि गांव ने पट्टा भी दिया हुआ है। अब गांव वाले प्रमुख साहब के पास आए थे, भर्त हम करेंगे। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में अधिकांश इकाइयां बंद होने से श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने एवं नई इकाइयां लगाए जाने पर जोर दिया है। आहूजा ने बताया कि वे खुद मजदूर नेता रहने के साथ ही मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। नए जिले बनने के बाद अब अलवर में सिर्फ मत्स्य उद्योग क्षेत्र ही बचा है और इसे संरक्षित करना आवश्यक है। मैं मजदूर नेता रहा पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। सबसे पहले मैंने प्रारंभ किया MIA में। MIA में बड़े बड़े उद्योग थे और छोटे उद्योग भी थे। आज MIA की हालत बहुत ख़राब है। भले रीको का अलग, RFC का अलग ऑफिस हैं और लघु उद्योग के नाते से कुछ लघु उद्योग हैं, लेकिन हैवी इंडस्ट्री जो थी वो बर्बाद हो गई। ओल्ड इंडस्ट्रिया भी उसी का एक पार्ट रहा। पुराना औद्योगिक क्षेत्र और MIA मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र दोनों एक तरह से बर्बाद पड़े हैं। 10% उद्योग हैं। यहाँ के लोकल श्रमिकों को, मेहनत कशों को काम भी नहीं मिल रहा। तो MIA की तरफ ध्यान दे कि राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, मैं उनको पत्र भी लिख रहा हूँ ताकि यहाँ लघु उद्योग, मार्बल उद्योग, चिप्स उद्योग, बड़े उद्योगों को राहत मिल सके और लोकल श्रमिकों को भी काम करने के लिए, नियोजन के लिए और जगह मिले। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर दक्षिण जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को दिल्ली में संसद भवन विजिट के लिए आमंत्रित किया। इनमें जिला मंत्री सुनीता खामरा, मीडिया से प्रभारी राकेश यादव, IT से संयोजक अजय शर्मा, कार्यालय से प्रभारी सुनील चौधरी और सोशल मीडिया से संयोजक पवन शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने संसद की कार्यवाही देखी, साथ ही अनेक केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की। उधर जिला अध्यक्ष दक्षिण अशोक गुप्ता की देखरेख में भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी क्रमबद्ध तरीके से दिल्ली जाकर संसद भवन की प्रक्रिया देख रहे हैं। जिला मंत्री सुनीता खामरा ने बताया कि सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के मार्गदर्शन में संसद की कार्रवाई देखने और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का अवसर मिला। इसके लिए उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया है। अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के आग्रह पर सभी कार्यकर्ता दिल्ली जा रहे हैं और संसद भवन देख रहे हैं, संसद को अंदर से देख रहे हैं। आप भी गई कार्यकर्ताओं के साथ, आपके साथ कई कार्यकर्ता गए, तो किस तरह का अनुभव रहा, किस तरह पार्लियामेंट देखी, सांसद और मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से मुलाकात हुई, क्या कहना चाहिए?
हमारे यहाँ भूपेंद्र जी ने मंत्री जी ने हमें बुलाया, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके देखने को, सांसद देखने को मौका मिला। वहाँ सभी कई मंत्रियों को नज़दीक से वो सेल्फी भी ली, देखा भी। अब सांसद में पुरानी सांसद भी देखी, नई देखी, बहुत मंत्रियों को देख के बहुत अच्छा लगा। ऐसे मंत्री जी हमारे बहुत अनुभव मंत्री हैं। ये पहली बार हमारे सभी छोटे मोटे पद वालों को सबको दिखाने का मौका दिया। जो अभी मुझे मंत्री पद मिला है, ये 5-5 बंदों का बैच लेके सभी गए हैं कार्यकर्ता। मैडम, आपको जिला कार्यकारिणी में स्थान मिला है, कितनी खुशी हो रही है, किस तरह आप दायित्व को पूरा करेंगे? जिला कार्यकारिणी में पद मिला है, इससे हम बहुत खुशी भी मिली है। और अब जैसे अब मैं 2 बार पार्षद भी हूँ, पूर्व चेयरमैन भी रह चुकी हूँ, जैसे वो निभाया, ये मंत्री का पद भी निभाऊँ। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अमेरिका के प्रतिष्ठित शहर बोस्टन में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए विधायक शामिल हुए। यह सम्मेलन आपसी सामंजस्य एवं साझेदारी बढ़ाने और वैश्विक राजनीतिक कार्यप्रणाली को समझने के लिए महत्वपूर्ण था। इस समिट के पहले दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के प्रभाव एवं हेल्थ पॉलिसी के प्रमुख रुझान विषयों पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष जूली के अनुसार कोविड महामारी के दौरान राजस्थान का हेल्थ मॉडल दुनिया भर में चर्चित हुआ था। इसके साथ ही जूली ने विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवं ऐतिहासिक मैसाचुसेट्स स्टेट हाउस का भी दौरा किया। जूली ने कहा कि हमारा संकल्प राजस्थान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान खोलने का होना चाहिए। वहीं सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा प्रतिपक्ष के उपनेता रामकेश मीणा, विधायक अमीन कागजी, इंदिरा मीणा, घनश्याम मेहर, समरजीत सिंह, मनोज मेघवाल और हाकम अली आदि उपस्थित रहे। इंडियन बैंक के खाते की री-केवाईसी अनिवार्य है और 15 सितंबर 2025 तक फिर से सत्यापन करवाना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार जिन खाता धारकों की केवाई 30 जून 2025 तक बकाया है, उन्हें 15 सितंबर तक 2025 तक अपना पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य है। वहीं खाता धारक बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा में जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंडियन बैंक के मोबाइल ऐप, वीडियो कॉलिंग, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस, वेबसाइट और अन्य एटीएम के माध्यम से भी री-केवाईसी की जा सकती है। समय पर ऐसा नहीं कराने पर खाता संचालन बाधित हो सकता है। देखिए, आरबीआई के निर्देशानुसार सभी खाताधारक जिनकी केवाईसी 30 जून 25 तक ड्यू है, उनको एक मौका दिया जा रहा है बैंक में आके अपनी केवाईसी पुनः सत्यापित करवाने का 15 सितंबर 2025 तक। इसके लिए खाताधारक इंडियन बैंक की किसी भी नज़दीकी शाखा में जाके अपनी केवाईसी पुनः सत्यापित करा सकते हैं। इसके अलावा बैंक ने अपने डिजिटल चैनल भी इसके लिए ओपन करे हुए हैं, जैसे वो ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, इंडियन बैंक के मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से। इसके अलावा इंडियन बैंक के वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा अपने खाताधारक अपनी केवाईसी को पुनः सत्यापित करा सकते हैं। री-केवाईसी कराने से खाताधारक के जो भी खाता है वो सुचारू रूप से संचालित रहेगा और इसके लिए खाताधारक को आवश्यक है कि वो अपनी केवाईसी एक बार पुनः ब्रांच में जाके और या किसी भी डिजिटल चैनल के माध्यम से इसकी पूर्ति कर ली जाए। एकादशी की रात श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगी नजर आई और अलवर जिले के विभिन्न स्थानों पर खाटू श्याम बाबा के अलौकिक जागरण आयोजित हुए। अलवर के स्कीम 8 स्थित श्री श्याम मंदिर में भव्य जागरण का आयोजन हुआ और श्याम बाबा का मनमोहक श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने बाबा के दरबार में भजनों की स्वर लहरियों के मध्य मनोकामनाएं मांगी। कलाकारों ने भावपूर्ण और मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं बस स्टैंड स्थित साईं बाबा मंदिर परिसर में श्री श्याम बाबा का भव्य जागरण आयोजित किया गया। इस दौरान जयकारे गूंजते रहे, साथ ही भंडारे भी आयोजित किए गए। मौनी बाबा गौशाला महिला मंडल की ओर से मंगलवार को गौशाला परिसर स्थित शिवालय में सहस्त्र जलधारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें महिला श्रद्धालुओं की ओर से भगवान शिव का सहस्त्रधारा से जलाभिषेक किया गया। यह कार्यक्रम गौशाला के संत जानकी दास के सानिध्य में संपन्न हुआ। वहीं भगवान शिव स्तुति के मंत्र उच्चारित किए गए। महिला मंडल की सदस्य अंजू गुप्ता ने बताया कि हर मंगलवार यहाँ सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। वहीं श्रावण मास में अभिषेक भी संपन्न हुआ। राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब बढ़ी हुई दरों से किराया देना होगा। विभिन्न श्रेणी की बसों में 10 से 30% तक किराया बढ़ाया गया है। अलवर आगार के यातायात प्रबंधक सुनील भगवती ने बताया कि रोडवेज बसों में 9 साल बाद किराए में वृद्धि हुई है। वहीं पड़ोसी राज्य की रोडवेज बसों की तुलना में राजस्थान रोडवेज की बसों का किराया अब भी कम है।
रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में 10 पैसे और सेमी डिलक्स बसों में 12 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा एसी बसों में भी किराया बढ़ा है। राजस्थान रोडवेज में तकरीबन 9 साल बाद किराया बढ़ा, जो अन्य स्टेटों से फिर भी कम है। इसमें साधारण सेवा में 10 पैसे बढ़ा है और एक्सप्रेस सेवा में भी 10 पैसे बढ़ा है, लेकिन सेमी डिलक्स में 12 पैसे बढ़ा है प्रति किलोमीटर। पर किलोमीटर सेमी डिलक्स में 12 पैसे, पर किलोमीटर एक्सप्रेस सेवा में 10 पैसे, साधारण सेवा में 10 पैसे। तकरीबन 9 साल बाद ये किराया बढ़ा है। सोमवंशी क्षत्रिय सभा की ओर से अलवर के बाल विहार स्कूल में मंगलवार शाम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं सहित ग्रेजुएशन में श्रेष्ठ अंक लाने वाले विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया गया। वहीं जेईई, नीट और आईआईटी में सफलता प्राप्त करने वालों सहित सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित समाज के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाओं को सम्मानित किया। सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश सोमवंशी ने बताया कि 80 प्रतिभाओं का अभिनंदन सम्मानित किया गया है। सेवा सम्मान समारोह किया, जिसके अंदर 10वीं 12वीं के बच्चों को 1100 की और ग्रेजुएशन वालों को 1100 के सबों को दिए, फील्ड भी और सर्टिफिकेट भी। कितने प्रतिशत से अधिक अंक वाले बच्चों को सम्मानित किया गया? 80% 12वीं में और 10वीं में और 75% ग्रेजुएशन में, और जो प्रतिभा थी क्या है कि जो सरकारी नौकरी लगे उनको सबों को चाहिए। करीब कितने लोगों को सम्मानित किया? करीब 80। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा शुक्रवार को शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निःशुल्क जोड़ रोग परामर्श शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर के चिकित्सक आएंगे। यहां डॉक्टर अनूप झुरानी की टीम से डॉक्टर गौरव अरडावतिया द्वारा मरीजों को परामर्श दिया जाएगा। अलवर के मोहल्ला हजूरी गेट निवासी 25 वर्षीय युवक 6 दिनों से लापता है। युवक के पिता चेतन अठवाल के अनुसार उनका पुत्र प्रवीण अठवाल बोल और सुन नहीं पाता। वहीं उसके हाथ पैर भी प्रवीण लिखा हुआ है। इसे लेकर पुलिस में भी शिकायत दी गई है। मेरे लड़के एक तारीख से निकल गया है, गायब हो गया। हाँ, प्रभात नाम है, गूंगा बहरा है, सुनता नहीं बोलता है। हाथ पे कोई निशान वगैरह किस तरह के? वहाँ ने हाथ पे लिखा रखा नाम है। तो क्या नाम लिखवा रखा है? परवीन लिखा रखा नहीं, वैसे प्रभात काला है उर्फ। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 30 साल। कितने बजे गायब होता है? 1 तारीख वो कम से कम 12 बजे गायब हुआ है। 1 तारीख को? हाँ। अब कितने दिन हो गया आज? आज 5-6 दिन होता रहा, कोई पता नहीं है उसका। सब जगह रिश्तेदारी वगैरह में तलाश कर लिया? कर ली, कुछ कोई सुराग नहीं मिला? नहीं मिला है। किसी पे शक वगैरह हो? कुछ नहीं, किसी पे नहीं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा की अध्यक्षता में कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारियों की मासिक क्लस्टर बैठक आयोजित हुई। इस दौरान फार्म पॉन्ड, तारबंदी, पाइपलाइन और कृषि यंत्र आदि योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा हुई। वहीं हरियालो राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधरोपण करवाने का निर्देश दिए गए। साथ ही बैठक में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की हिदायत दी। बैठक में सहायक निदेशक सहित विभिन्न ब्लॉक के कार्मिक शामिल हुए। 5 अगस्त 2025 को कृषि उपखंड अलवर की मासिक जो क्लस्टर बैठक है आयोजित की गई और यह बैठक सहायक निदेशक कृषि कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुम्बर एवं गोविंदगढ़ के जो कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी हैं उन सभी ने भाग लिया। बैठक में परियोजना निदेशक आत्मा, मैं स्वयं तथा सहायक निदेशक कृषि उपस्थित थे। साथ ही मेरे कार्यालय के सहायक निदेशक कृषि सांख्यिकी, सहायक निदेशक कृषि मुख्यालय एवं अन्य दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे जो कि स्कीम प्रभारी हैं। बैठक में डीबीटी से संबंधित जो योजनाएं हैं, विशेषकर फार्म पॉन्ड है, तारबंदी है, कृषि यंत्र हैं, इनके बारे में कृषि पर्यवेक्षक वार डिटेल रिव्यू किया गया और सभी को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय सीमा में इन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करवाएं और जो कृषि पर्यवेक्षक अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे उनको निश्चित रूप से नोटिस जारी किए जाएंगे। तो आज सभी फील्ड स्टाफ को हमने इस बारे में अवगत कराया। साथ ही हरियालो राजस्थान के तहत जो प्लांटेशन के लक्ष्य विभाग को मिले उनकी प्राप्ति के लिए भी सारे फील्ड स्टाफ को निर्देशित किया है।
प्रदेश कांग्रेस महासचिव अशोक कुमार सैनी का आरोप है कि राज्य सरकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मामले में फेल है। यही कारण है कि बारिश के मौसम में स्कूल बंद करने की नौबत आ रही है। साथ ही जरा सी बारिश होने पर ही कई जगह स्कूलों के भवन गिर रहे हैं। उन्होंने झालावाड़ की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र की प्रतिनिधि वसुंधरा राजे सिंधिया 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं। वर्तमान में भी भाजपा सरकार है, लेकिन स्कूलों की हालत सुधारने की बजाय इन्हें मर्ज करने पर अधिक ध्यान रहता है। सैनी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है। सर, इस बार प्रदेश में अच्छा मानसून है और अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश की वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और स्कूलें अधिक बारिश होने की संभावना की वजह से स्कूलें बंद कर दी गई है। इसका मुख्य कारण है कि जिस तरह से झालावाड़ की घटना हुई है और 7 बच्चों की मौत हो गई है, तो इसलिए सरकार डरी हुई है और स्कूलों की छुट्टी कर रखी है, तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम तो राजस्थान में आप कह रहे हो अच्छी बारिश है, हम तो दुआ करते हैं, सभी पब्लिक आज आम जनता दुआ करती है भगवान से कि बारिश अच्छी हो। ये बहुत अच्छी बात है कि बारिश अच्छी हो, पिछली साल से आपकी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा और कामों पे कोई फ़र्क पड़े तो उसके लिए हम बारिश को कोसें। इस पर कोसने का काम है राजस्थान में जो सरकार है उसका, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आज हमारे शिक्षा मंत्री जितने लापरवाह हैं, इतने निकम्मे हुए पड़े कि वो कोई अपने स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। दूसरे अगर मंत्रालय पर दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं, अपने मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। आज चाहे अध्यापक हो वो दुखी हैं। एक स्कूल में जहाँ अध्यापकों की संख्या 10 होनी चाहिए, वो 2-2, 3-3 अध्यापकों से काम ले रहे हैं। हमारे सरकारी जो महात्मा गांधी स्कूलें थी, उन्हें वो जो गहलोत सरकार के टाइम में बनाई थी, पब्लिक आम जनता के लिए, गरीबों के लिए बनाई थी इंग्लिश मीडियम स्कूलें, वो अधिकतर बंद होगी या बंद होने की कगार पर है, क्यों वहाँ अध्यापक नहीं है। और इंग्लिश माध्यम के जो स्कूलें थे उनमें हिंदी मीडियम के अध्यापकों को लगाया जा रहा है, जो खुद ही नहीं पढ़ा पाते तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो ऐसी निष्क्रियता हमारे शिक्षा मंत्री की देखी जा रही है। और आज आप जैसे बता रहे हो कि बारिश आ रही है, बारिश के टाइम में ऐसा हो रहा है, तो ये कोई अनहोनी अचानक नहीं हुई है। हमारे जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य का ये हेड मास्टर है, उन्होंने अपने शिक्षा अधिकारियों को लिख कर दिया हुआ है कि साहब हमारे स्कूल के कमरों की स्थिति अच्छी नहीं है, ये गिरा हुआ है, इनकी रिपेयर मांग रही है बिल्डिंग, इनको रिपेयर कराएं, इनमें कोई सुविधा नहीं है, हमारे बच्चों को खतरा है, हमारे मास्टरों को खतरा है, लेकिन उन्होंने लिख कर दे रखा है। तो लेकिन सरकार है, हमारे अधिकारी हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। जब ये हादसा हो गए तब सरकार जाग रही। सिंधी सखी विकास समिति ने तीज का कार्यक्रम अलवर के एक निजी होटल में धूमधाम से मनाया। समिति की अध्यक्ष गीता साधवानी ने बताया कि महिलाओं ने झूला झूलते हुए सावन के गीत गाए, वहीं गेम्स, नृत्य और तीज क्वीन प्रतियोगिताएं भी हुई। इस दौरान तीज क्वीन हिमानी बोडवानी और चारू बोधवानी बनी। उधर कशिश भोजवानी ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार हरियाली तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था। इस व्रत के बाद ही उन्हें भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त हुए थे। वहीं सावन के दौरान सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को झूला झुलाया था। उधर कार्यक्रम के दौरान नैना, रोधा, एकता, बरखा, कोमल, हिमांशी, जिया, सपना, सौम्या, भाविका और भारती आदि मौजूद रही। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए एटीएल टीवी। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में
मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 9 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसके तहत मिठाई की दुकानों और दूध डेयरियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। उधर सीएमएचओ अरविंद गेट ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व से पूर्व मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 350 लीटर मिलावटी दूध मौके पर ही नष्ट कर दिया और गोदाम को सील कर दिया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव के अनुसार त्योहारों के सीजन में मिठाइयां बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने तिजारा के ग्राम हमीराका में छापा मारा। यहाँ आरिफ खान द्वारा मावा बनाने के लिए दूध में मिलावट की जा रही थी। टीम ने मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से मौके पर ही दूध की जांच की, जिसमें आंशिक मिलावट की पुष्टि हुई। छापे के दौरान रिफाइंड तेल के पीपे, SNF पाउडर और मिल्क पाउडर के कट्टे बरामद किए गए। वहीं मिलावटी और बदबूदार दूध को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जांच के दौरान परिसर में भारी गंदगी भी पाई गई एवं परिसर को सील कर दिया गया। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार, उप निरीक्षक लोकेश, महिपाल सिंह, सुभाष यादव, रमेश शर्मा सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। सैनी विकास संगठन ने कोटपुतली में बबलू बबेरवाल की अध्यक्षता में बैठक की। इस दौरान 2 नवंबर को होने वाले 6ठे सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई। साथ ही कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसमें प्रधान संरक्षक देवी साय सैनी, संयोजक रामचंद्र सैनी, संरक्षक रामोतार मिस्त्री, पूरणमल भगत, रामस्वरूप सैनी, रामरतन सैनी और सुवालाल सैनी आदि शामिल हैं। विवाह सम्मेलन से पहले 10 अगस्त को कोटपुतली में परिचय सम्मेलन होगा। इसके अलावा आगामी दिनों में विभिन्न स्थानों पर परिचय सम्मेलन किए जाएंगे। इसी मौके पर पावटा अध्यक्ष राम सिंह सैनी, विराटनगर अध्यक्ष संतोष कुमार सैनी, बाबूलाल और नारायण सैनी आदि मौजूद रहे। पृथ्वीपुरा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया और इस दौरान विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान हुआ। इस दौरान एसडीएम के समक्ष पंचायत प्रशासक तुलसीदास ने सरकारी स्कूल के आगे जलभराव, निकासी, सड़क को ऊंचा करवाने और 24 घंटे 3 फेज बिजली की सप्लाई और सरकारी अस्पताल को 24 घंटे चालू रखने जैसी मांगे रखी। वहीं पृथ्वीपुरा पंचायत क्षेत्र में सरकारी भूमि का सीमा ज्ञान करने के लिए भी पत्र दिया गया। रात्रि चौपाल में कुल 48 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान नायब तहसीलदार सहित तमाम अधिकारी और प्रमुख लोग उपस्थित रहे। पृथ्वीपुरा के अटल सेवा केंद्र नरेगा भवन पर संपन्न रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की भीड़ रही। और अब खबर मालाखेड़ा से, जहां अभिभाषक संघ के सचिव देवेंद्र प्रधान और पूर्व अध्यक्ष कान सिंह की उपस्थिति में वकीलों की बैठक हुई। इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया गया कि वह कार्य स्थगन के पक्ष में नहीं है। उन्होंने तहसीलदार के खिलाफ जारी धरना प्रदर्शन को लोकहित में नहीं बताया। ज्ञापन देने के दौरान सचिव प्रधान और पूर्व अध्यक्ष नरूका सहित रिपुदमन सिंह नरूका, पीसी मीणा, जनक सिंह, नूरुद्दीन खान, रामनिवास जाट और निराकार शर्मा आदि मौजूद रहे। उधर बुधवार को अभिभाषक संघ के अध्यक्ष फूल सिंह चौधरी ने कार्य स्थगन के लिए कोर्ट में पत्र दिया था, लेकिन उन अनेक अभिभाषकों ने इसके विरुद्ध निर्णय लेकर सभा की ओर और एसडीएम को एक अन्य पत्र सौंपा है। एडवोकेट का तहसीलदार साहब के यहाँ अधिक कार्य नहीं रहता, उनके तहसीलदार के साहब ने 183 भी 135 तो 2-4 मामले रहते हैं। उस संबंध में हम भी 1-2 बार गए थे, हमारे प्रथम ज्ञान में ऐसा नहीं आया था और हमारे यहाँ पक्षकार आते हैं, उनसे भी हमने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि भाई अगर डायरेक्ट तहसीलदार साहब के पास हम काम को जाते हैं तो वहाँ हमसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। कोई बीच का आदमी अगर उनके नाम से पैसे ले लेता है तो उसमें तो किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना बेकार है। अब किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, डीड राइटर क्यों हड़ताल कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे, इसमें भी कुछ अभी असमंजस की स्थिति है। उधर मालाखेड़ा तहसील कार्यालय के बाहर डीड लेखक और कई स्टाम्प विक्रेता, पंजीयन अधिकारी और लिपिक के निलंबन की मांग को लेकर पिछले 5 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। उनके समर्थन में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष फूल सिंह जाट सहित एडवोकेट सुनील चौधरी, निहाल योगी, इंद्रजीत यादव, योकेश शर्मा और महेश चौधरी आदि मौजूद हैं। इसके अलावा अनेक लोग बुधवार को अलवर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, जिनमें भूपत सिंह, फूल सिंह, सुनील चौधरी और रामबाबू शर्मा आदि शामिल रहे। मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेबर रूम को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने असुरक्षित बताते हुए वहां प्रसव नहीं करवाने के निर्देश दिए हैं। इस वजह से मालाखेड़ा अस्पताल में अब गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी नहीं हो रही है और उन्हें अलवर रेफर किया जा रहा है। ऐसे में अलवर अस्पताल पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने के साथ ही परिजनों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा के अनुसार भवन सुरक्षित नहीं है, इसलिए प्रसव करवाना बंद किया गया है।
उधर खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि लेबर रूम, जच्चा बच्चा वार्ड और दवा वितरण कक्ष पुराने भवन में संचालित हैं। रोगी एवं उनके परिजनों सहित स्टाफ की सुरक्षा के लिए सीएमएचओ के निर्देश पर इन्हें बंद कर दिया गया है। उधर विभिन्न गांवों के निवासियों ने स्थानीय स्तर पर ही वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने की मांग की है। और अब खबर अकबरपुर से, जहां कस्बे में किसान की बाइक की रिम में काला सांप लिपटकर घर तक आ गया। गनीमत रह रही कि बाइक रोकने के बाद किसान का पांव सर पर नहीं पड़ा, अन्यथा अप्रिय घटना भी हो सकती थी। जानकारी के अनुसार कूड़ी कुआं रोड स्थित सुरेंद्र सेन अपने खेत से काम कर घर लौटा और बाइक में लगे बैग से सामान निकालना चाहा। इसी दौरान देखा कि काला लंबा सांप रिम में लपटा हुआ था और उसने फन फैला रखा था। सुरेंद्र ने तुरंत बाइक से दूर हटकर अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद सांप बाइक की रिम से निकलकर खेतों की तरफ चला गया। गौरतलब है कि हाल ही में क्षेत्रीय निवासी मनीषा शर्मा को सांप ने काट लिया था, जिससे अलवर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उधर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार अधिकतर सांप बरसात के समय ही निकलते हैं। वजह यह है कि उनके बिल में पानी भर जाता है। इसके अलावा सर्प कोल्ड ब्लडेड होते हैं और उमस भरी गर्मी सहन नहीं कर पाते। उन्होंने सलाह दी है कि सांप काटने की स्थिति में उस स्थान को टाइट नहीं बांधे एवं चीरा भी नहीं लगाएं। इसके बजाय सर्पदंश वाले स्थान को साबुन से अच्छी तरह साफ करने के बाद तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचना चाहिए। वहीं अंधविश्वास से भी दूर रहें। मीणा के अनुसार हीमोटॉक्सिक प्रकार का सर्प काटने पर खून का थक्का नहीं बनता और लगातार खून बहता रहता है। इसी तरह न्यूरोटॉक्सिक प्रकार का सांप पैरालाइज कर देता है। सुरेंद्र सेन नाम है मेरा। एकदम से इसमें गाड़ी में सांप घुस गया था, मेरे को तो पता ही नहीं था। फिर मैं क्या है कि इसमें रख रहा था कोई सामान मेरे बैग में, पैर का बिल्कुल क्लोज था, एक बिलान दूर ही था बस मेरे से। फिर मेरे एकदम से ध्यान पड़ा पूंछ पे, पहले मैंने ये क्या चीज़ है देखा तो फण फुला करके नहीं, और मेरे पैर से एक बिलान दूर ही खड़ा था। फिर है ना काफ़ी देर तक गए ही नहीं इसमें से। तो बैग में था वो? अब हाँ, नहीं बैग में नहीं था, इसमें रिम में लपटा हुआ था। मैं तो हाँ, मैं तो कोई सामान रख रहा था इसमें बैग में। जब चल कर आए थे क्या आप? हाँ, मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी थी, मैं खेत में काम कर रहा था, काम करके आके देखा था मैंने। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जिला परिषद सीईओ गौरव रविंद्र ने उमरैंड की ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया, साथ ही साफ सफाई को लेकर ग्रामीणों से जानकारी ली। विकास अधिकारी आरती गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने मुख्य मार्गों सहित ग्राम पंचायत में पहुंचकर जायजा लिया और उचित निर्देश दिए। साथ ही दुकानदारों एवं ग्रामीणों से फीडबैक लिया। वहीं कुछ ग्रामीणों ने अलवर जयपुर हाईवे स्थित मोरिया बंद होने से पानी का निकास नहीं होने की जानकारी दी। इससे मच्छर भी पनप रहे हैं। इस मौके पर ग्रामीण राम अवतार शर्मा, फूलचंद शर्मा और मनोहर लाल श्रीजी आदि मौजूद रहे। उधर निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी आरती गुप्ता के अलावा ब्रजेश नरूका, गिरिराज मीणा और अकबरपुर ग्राम विकास अधिकारी गुड्डी मीणा आदि उपस्थित रही। शिव साहब आए थे, मैंने बोला सर स्कूल सामने चल के देखो, हमारा खेत है उसमें पानी भर रहा है पूरे गांव का। आगे से सड़क ब्लॉक कर रखी उन लोगों ने दोनों साइड से। यहाँ से चले गए, कह रहे चलो हम PWD को बोलते हैं, कह रहे रास्ता बिल्कुल जाम है, बिल्कुल आगे पानी का, और पूरा गंदगी आता है हमारे गांव के अंदर। हमारे मकानों में पानी लग जाता है, बारिश आती तब निकलने को रास्ता नहीं रहता है। समस्या ज़्यादा है। पंचायतों में भी कई दफ़ा एप्लीकेशन लगा रहा कि आगे भी दिया पर नहीं हुआ कुछ। हम बंद कर देंगे ऐसे, जब ये सड़क भर जाएगी पूरी, फिर सब लोग बाग हमारे ऊपर चढ़ेंगे, फिर शासन भी हमारे ऊपर आ जाएगा, फिर आगे आपने ये क्या किया। अकबरपुर के समीपवर्ती धवाला गांव में खाटू श्याम जी के दर्शन और ध्वज डाक चढ़ाने के बाद लौटे श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। ग्रामवासी जितेंद्र नरूका ने बताया कि 25 भक्त खाटू श्याम जी के लिए 4 अगस्त को ध्वज लेकर गए थे। इस बार यह तीसरी ध्वज यात्रा थी। साथ ही गांव में स्थित मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ ही अच्छी बरसात और सुख समृद्धि के लिए कामना की जाती है। इस मौके पर भंडारा भी किया गया। मैं ग्राम धवाड़ा से हूँ। हमने अब की बार तीसरी पदयात्रा उठाई और हम पदयात्रा में खाने के बाद भंडारा करते हैं, तो हमारी ये अब की बार की तीसरी पदयात्रा। उमरैंड पंचायत समिति में बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही आदेश की प्रति जलाकर प्रदर्शन हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष रामकरण गुर्जर ने बताया कि बिना नाम पते के पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारियों को बार बार जांच कराने का विरोध हो रहा है। इसे लेकर जारी आदेश की प्रति जलाने के साथ ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। वहीं ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष गुर्जर सहित महामंत्री अनिल कुमार यादव, अजय सिंह, दीपेंद्र यादव, राकेश कुमार, अमित कुमार, भगत सिंह और खिलाड़ी मीणा आदि मौजूद रहे।
पूर्व मंत्री जगत सिंह दायमा की 23वीं पुण्यतिथि पर सब समाज भिवाड़ी महापंचायत ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके पैतृक गांव सैदपुर में उन्हें समारोह पूर्वक याद किया गया। जगत दायमा स्थानीय निवासी कुंदन लाल के सुपुत्र थे। भैरव सिंह शेखावत मंत्रिमंडल में जगत जगमाल की जोड़ी मशहूर थी। उन्होंने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के शुरुआती विकास में भी काफी योगदान किया। 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके बड़े भाई वीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में एसडीएम सहित पूर्व सभापति संदीप दायमा, अमर भगत, डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, अजीत पटेल, सतपाल दायमा और सरपंच रामदयाल आदि मौजूद रहे। वहीं जगत दायमा की स्मृति में अगले वर्ष युवा खेल प्रतियोगिता और मेडिकल कैंप का आयोजन होगा। इसके अलावा बाईपास स्थित जगत दायमा की स्मृति स्थल पर सामुदायिक गुर्जर भवन बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया। वहीं भिवाड़ी जल भराव समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से मिलने का निर्णय हुआ। मेरी जो इच्छा शक्ति है, जो ताकत है, शारीरिक ताकत है, मन भावनाएं हैं, वो भिवाड़ी के समाज की इंसान के लिए। और जो भी इन्होंने एक चीज़ मांगी है कि गुर्जर भवन होना चाहिए तो मैं आशा करता हूँ कि 25वीं तिथि के टाइम हम इसकी घोषणा भी करेंगे। राजस्थान सरकार में मंत्री रहे और इस देश की जितनी भी, मैं कहना चाहूँ हमारे राजस्थान में तो कम से कम गुजरों की यदि पहचान है तो हमारे लिए बहुत बड़े शिरोमणि रहे। और उनकी आज 23वीं पुण्यतिथि में हमारे क्षेत्र के लोगों जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके जीवन से बच्चों ने नहीं, हमने भी सबने उनके जीवन से जो प्रेरणा मिली है उसको समाज के ऊपर हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर सकें, समाज को एकत्रित कर सकें। इसके ऊपर विचार गोष्ठी भी हुई है, उसके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया है और उनके जीवन से हमारे अधिकतर लोगों ने आज बड़ा अच्छा महसूस किया है कि ऐसे एक सिद्ध पुरुष, ऐसे एक अच्छे इंसान जिसने अपना जीवन ईमानदारी में जिया, उससे हमें कुछ सीखने का मौका मिला। गांव सैदपुर उनकी जन्मभूमि है। उस जन्मभूमि पर स्थित इस बाईपास पर जहां उनकी मूर्ति लगी हुई है, भिवाड़ी के सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर यहाँ पर भविष्य में एक अच्छे से हॉल देखने के उन्होंने विचार दिए हैं। यहाँ पर यहाँ के युवाओं की खेल प्रतियोगिता वार्षिक हो, ऐसा विचार दिया है। हर 15 दिन में समाज के सभी लोग बैठक करके यहाँ के उत्थान के लिए, क्योंकि ये भी उनकी कमी महसूस की गई थी कि आज जगत दायमा होते तो ये जो पानी के रैंप सैंप हैं वो अकेला व्यक्ति हटा देता। पंचायत को भी वक्ताओं ने सुझाव दिए हैं, श्री अमर सिंह जी, भगत जी उसको नोट करेंगे। रोटरी क्लब टपुकड़ा द्वारा समाज सेवी संजय मित्तल की पुण्य स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कैंप होटल राजस्थान हेरिटेज में लगाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड अधिकारी लखन गुर्जर एवं उषा संजय मित्तल ने दीप प्रज्वलन और स्वर्गीय मित्तल के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया। इस अवसर पर समाज सेवी रमेश चंद गर्ग, चेयरमैन पूजा जितिन गर्ग, नरेश जांगीर, रोटरी पीडीजी हरीश गौर, एजी आरके भारद्वाज, नरेंद्र बाबूजी, सुरेंद्र गोयल और रमेश चंद जांगड़ आदि मौजूद रहे। कैंप में 225 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। अंत में रोटरी क्लब टपुकड़ा के अध्यक्ष आकाश गोयल ने सभी का आभार जताया। ब्लड डोनेशन कैंप ये हमारा 4th ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें हमने करीब 200 ब्लड यूनिट इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग हमारे 130 के करीब का लक्ष्य अभी हो गया। ब्लड डोनर के लिए क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनर के लिए यही कहना चाहूँगा कि जब भी मौका लगे हर 3 महीने के बाद हमें रक्तदान करना चाहिए, जिससे कि हम खुद भी स्वस्थ रहते हैं और जो ब्लड डोनेट करते हैं उससे सामने वाले को भी फायदा। आयोजकों के द्वारा बताया गया कि स्वर्गीय संजय मित्तल साहब से प्रेरणा पाकर के रोटरी क्लब टपुकड़ा के द्वारा बड़ा ये पुनीत और पावन कार्य किया जा रहा है। और अभी जानकारी में आया है कि 53 यूनिट के आसपास यहाँ ब्लड अभी इकट्ठा हो गया और शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। लगभग 200 यूनिट ब्लड कलेक्शन की यहाँ पूरी संभावना है। मैं आयोजकों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना पुनीत और पावन काम आपने किया। ये बात सच है कि आज के समय में ब्लड डोनेशन से बढ़कर के रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। इसको महादान की श्रेणी में हम लेते हैं। और अब खबर बड़ौदा में से, जहाँ कस्बे के समीपवर्ती ग्राम निजाम नगर की सैकड़ों महिलाओं ने ध्वज यात्रा निकाली। यहाँ सत्यनारायण जी महाराज मंदिर से आरंभ द्वितीय ध्वज यात्रा कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए रतन कुंज स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंची, जहां ध्वजा चढ़ाई गई। वार्ड पंच कमलेश ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं ध्वज यात्रा का मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। बाद में आरती के साथ प्रसाद वितरण हुआ। राजगढ़ क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
गत 27 जुलाई को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से ट्रांसफार्मर चोरी की शिकायत दी गई थी। इस मामले में एसपी के निर्देशन में विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने इन्हें पकड़कर चोरी किया गया ट्रांसफार्मर भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए लोगों में मालाखेड़ा क्षेत्र का प्रहलाद और राजगढ़ के ग्राम चावड़ी निवासी रोहित शामिल हैं। इनमें से प्रहलाद कोर्ट परिसर में बेहोश हो गया, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। मालाखेड़ा ब्लॉक में एएनएम एवं एलएचवी संघ की कार्यकारिणी का गठन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पहाड़िया, महामंत्री सोनिया गेरा, उपाध्यक्ष ममता शर्मा और मीडिया प्रभारी पूनम गुप्ता को सर्वसम्मति से बनाया गया है। इस दौरान उमा, करिश्मा, मुन्नी, विमला, सविता और सुनीता सहित अन्य कार्मिकों की उपस्थिति रही। जिला अध्यक्ष शीला यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। ग्राम मोहनपुर की बजरंग वाटिका में जारी शिव महापुराण कथा के 8वें दिन भगवान शिव और बाणासुर के युद्ध सहित 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। श्रद्धालु संजय चौधरी के अनुसार श्रावण मास में महंत विष्णुगिरी महाराज और ग्रामवासियों द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा वाचन वृंदावन धाम के आचार्य नरेश शरण महाराज कर रहे हैं। वहीं कथा का समापन 7 अगस्त को होगा और 8 अगस्त को हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। तहसीलदार पर भू माफियाओं की शरण में होने का आरोप लगा निकाली रैली। कानून गो मृत्यु प्रकरण में ईमानदार कार्मिकों पर दबाव बनाने के भी लगाए आरोप। मालाखेड़ा तहसीलदार के खिलाफ मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। लग्जरी बस दिलाने के नाम पर की करीब 30 लाख की ठगी। अलवर के बस सर्विस संचालक ने कराई एफआईआर। चोरों ने घर में घुसकर 2.5 लाख कैश और 10 लाख के जेवरों पर हाथ किया साफ। ओल्ड शालीमार में सामने आई वारदात। और बागवानी मिशन के फायदों से वंचित बने अलवर के काश्तकार। लॉटरी प्रक्रिया पर रोक सहित अनुदान नहीं मिलने से बनी मायूसी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।